हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। देख तो नहीं पा रहे होंगे ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, जो मैं लिख रहा हूँ वो जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों, आज हमें इकोसिस्टम चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करना है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाए। इकोसिस्टम लेक्चर 2। ओके बेटा। पहले लेक्चर में हमने इकोसिस्टम के बारे में जाना, उसके बायोटिक के बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना। हमने देखा कि इकोसिस्टम को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पढ़े हमने कि भाई स्पीसीज कॉम्पोजिशन को कैसे समझा जाए, स्ट्रेटिफिकेशन को कैसे समझा जाए, और फिर डिकम्पोजिशन सॉरी फिर हमने प्रोडक्टिविटी की बात की थी। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन। ठीक है ना? आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है बेटा? डिकम्पोजिशन पढ़ना है कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों जरूरी है डिकम्पोजिशन। आगे बात समझ, डिकम्पोजिशन का होना क्यों जरूरी है, ये जानना भी अहम है हमारे लिए। भाई मान लीजिए कोई प्लांट या एनिमल है, बहुत सारे एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। अब उसकी डेथ हो गई, अगर वो बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी तो वो जो एलिमेंट्स है वो तो उसी में क्या है, प्रेजेंट है। तो हम क्या चाहते हैं कि वो एलिमेंट वहां से फ्री हो जाए, वो मिनरल वहां से रिलीज हो जाए, सॉइल में जाए, प्लांट उसका अपटेक करे, कोई प्लांट को खाए तो वहां से वो उनमें ट्रांसफर हो जाए। इस प्रकार बार बार इस साइक्लिक प्रोसेस, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं इसीलिए। तो न्यूट्रिएंट का जो फ्लो है, मिनरल का जो फ्लो है इकोसिस्टम में, वो साइक्लिक प्रोसेस है भाई, वो साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन एनर्जी का जो फ्लो है वो साइक्लिक प्रोसेस नहीं है बच्चों, वो यूनिडायरेक्शनल है। और 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, हम जानते हैं। तो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में क्या होता है ये समझते हैं। डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है भाई, क्या होगा इसमें, वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देते हैं। ठीक है? जैसे आप कहेंगे कि वाटर है या CO2 है, और साथ ही साथ कुछ मिनरल भी रिलीज हो जाते हैं, साथ ही साथ कुछ मिनरल भी रिलीज हो जाते हैं भाई, साथ ही साथ कुछ मिनरल भी रिलीज हो जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इससे ही आप क्या कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहीं से, यही तो हमारी हेडिंग है, यही तो हमें पढ़ना था, डिकम्पोजिशन। यहीं से तो शुरू करना है हमें, डिकम्पोजिशन। ये जो डिकम्पोजिशन है, इट इज अ फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है ना? इट इज अ फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है? ये जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, मल्टीपल स्टेप का प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं, वो हमें समझना होगा। सपोज हमारे पास डेट्राइटस क्या है, डेट्राइटस है। अभी कुछ लोग कहेंगे सर व्हाट इज डेट्राइटस, अभी समझा देते हैं। हमारे पास क्या है भाई, डेट्राइटस है, डेट्राइटस, डेट्राइटस है भाई। अब ये जो फिजिकल केमिकल ब्रेकडाउन है वही, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है, क्या है भाई, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है बच्चों, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एक काम चलेंगे, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन। अभी समझाता हूँ मैं आपको कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है या कैटाबोलिज्म क्या होता है। एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर लेते हैं। लीचिंग क्या होता है और कैटाबोलिज्म, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो जब ये सारे प्रोसेस होते हैं तो फिर यहाँ पर दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस फॉर्मेशन, और
कुछ बहुत मिनरल भी रिलीज हो जाता है, मिनरलाइजेशन भी हो जाता है भाई, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ह्यूमस बना हुआ है ये भी अल्टीमेटली क्या होगा, मिनरल के फॉर्म में ही फ्री होगा, ये भी अल्टीमेटली मिनरल के फॉर्म में ही फ्री होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, है ना, ये जो ट्री है, प्लांट है, यहाँ से कोई पत्ती गिरी ग्राउंड में, उसको किसी इंसेक्ट ने खाया, ठीक है ना, उसमें क्या है, ये कोई कैटरपिलर लग गया, कुछ जो है वो लीच हो जाएंगे, मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट जो है वो पानी के साथ जमीन के अंदर चले जाएंगे। जो जमीन के अंदर चले गए यानी कि अब वो डिकम्पोजिशन के लिए अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कोई फंगल माइक्रोब्स या बैक्टीरिया इस लीफ को कंज्यूम करे, और कंज्यूम करने का मतलब क्या, उसका डाइजेशन कराए, उसको जो अर्थवर्म खा रहा था उसको भी वो क्या करा दे भाई, कंज्यूम करा दे। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि वो सॉइल में, मिनरल जो है सॉइल में चला जाएगा, और सॉइल से मिनरल फिर प्लांट के पास चला जाएगा, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, डेट्राइटस। दो टर्म होते हैं एक्चुअली, एक होता है डेट्राइटस और एक होता है लिटर, ठीक है ना। एक होता है डेट्राइटस, डेट्राइटस, और दूसरा होता है लिटर, ठीक है ना। एक क्या होता है भाई, डेट्राइटस होता है, और दूसरा क्या होता है, लिटर होता है, ठीक है। डेट्राइटस में क्या है, आप कहेंगे कि डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल का बचा हुआ भाग, एनिमल रिमेन्स, एनिमल रिमेन्स। और बच्चों इसके अलावा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशंस, वो जो कुछ भी एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, ये सारी चीजें मिलके क्या कही जाएंगी, these all things we can say together it detritus, and this detritus is present above ground as well as below ground। समझ रहे हैं आप, डिट्राइटस जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर भी होता है और ग्राउंड के नीचे भी होता है, यानी कि जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी, ठीक है। जैसे मान लो कभी कभी होता नहीं, प्लांट की जड़ वगैरह होती है ना, जैसे पत्ती वत्ती जो है, या कोई ब्रांच है, शाखा है, वो सब तो ऊपर है, अबव ग्राउंड। लेकिन मान लो कोई एनिमल है जो सुरंग बना के रहता है और वहीं मर गया, वो मर गया वहीं पे, प्लांट की रूट है वो तो अंडरग्राउंड ही रहेगी, बिलो ग्राउंड ही रहेगी, तो ये होता है डेट्राइटस, डेट्राइटस। यहीं पर बच्चों एक और चीज होती है, लिटर, वो भी समझ लीजिए, लिटर। यहीं पर डेट्राइटस के साथ साथ आप लिटर भी समझ लीजिए। लिटर, लिटर क्या होता है, लिटर जो होता है आप कहेंगे कि ये जो अभी प्लांट का मैटर गिरा हुआ है, ये जो पत्ती वगैरह गिर गई है, आप कहेंगे इट इज मोस्टली, मोस्टली ड्राइड फॉलन प्लांट मैटर, लीफ, ट्विग्स, ये सब जो सूख के गिर गई हैं या जो गिर के सूख गई हैं, ये सब लिटर में आ जाएगा भाई। किसमें आ जाएगा ये सब, लिटर में। ऑलराइट। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग बेटा। क्या होता है कि ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन का ये जो प्रोसेस है, अगर आप डिकम्पोजिशन के प्रोसेस की बात करें तो मेनली तो ये 3 स्टेप का काम है भाई। मेनली जो है ये कितने स्टेप का काम है यहाँ पर, तो आप कहेंगे ये तो सर 3 स्टेप का काम है। ओके जी, 3 काम क्या क्या हो रहे हैं, 3 काम क्या क्या हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि ये 3 काम होंगे तो फिर ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म।
आइए मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके ये सारी चीजें। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म। सबसे पहली चीज जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, या और बढ़िया तरीके से अगर आप इसको कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस। बच्चों दूसरा है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस के अलावा लीचिंग। लीचिंग है बेटा, लीचिंग। लीचिंग, लीचिंग। और तीसरा है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म यहाँ पे लिखा था ना मैंने, ये देखिए जरा आप, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म। तो अभी समय आ गया कि हम लोग क्या करेंगे, उनका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस। ठीक है। पहली बात तो आप ये समझिए कि डेट्राइटस को जो छोटे छोटे टुकड़ों में, फाइन पार्टिकल्स में तोड़ता है उन्हें कह दिया जाएगा डेट्रीबोर। डेट्रीबोर। और ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसा काम, देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। ये एक बड़ा सा टुकड़ा है भाई जी। ठीक है। इससे हमें क्या करना है बताइए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं। तो ये काम कौन करेगा, डेट्रीबोर करेगा। ये काम कौन करेगा, डेट्रीबोर करेगा भाई। जो डेट्रीबोर है, जो डेट्राइटस को कंज्यूम करेगा, वही डेट्रीबोर ये काम करेगा यहाँ पर। अच्छा जी। ये जो डेट्रीबोर है बेटा, ध्यान से समझिए, सुनने की कोशिश करिए। ठीक है। ये जो डेट्रीबोर है, डेट्रीबोर, क्लियर। इसमें उन्होंने क्या किया, एक किसी बड़ी चीज से, या अगर आप कहें कि एक बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर से छोटे छोटे पार्टिकल बनाए। और ये छोटे छोटे पार्टिकल क्यों बनाए भाई ऐसे यहाँ पर, क्योंकि इससे सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया। और सरफेस एरिया का बढ़ने का क्या फायदा है, कि अब यहाँ पे जो एंजाइम एक्शन है वो बहुत बढ़िया से होगा। भाई सरफेस एरिया बढ़ चुका है, तो सरफेस एरिया बढ़ने का फायदा क्या है, कि जो एंजाइम एक्शन है वो बहुत बढ़िया से होगा भाई। एंजाइम एक्शन बढ़िया से होगा। एंजाइम एक्शन यहाँ पर बढ़िया से होगा। सवाल है कि डेट्रीबोर हम किसे कह दें, डेट्रीबोर हम किसे कह दें भाई। तो आप कहेंगे यूजुअली दीज आर स्मॉल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। यूजुअली दीज आर स्मॉल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। यूजुअली दीज आर स्मॉल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। जैसे अर्थवर्म हो सकता है भाई, अर्थवर्म हो सकता है, या टर्माइट्स वगैरह हो सकते हैं। और मजे की बात यह कि अर्थवर्म को हम लोग कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड, किसानों का दोस्त। फार्मर्स फ्रेंड, किसानों का दोस्त। क्यों कहते हैं हम इससे फार्मर्स फ्रेंड, फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ ये क्या कराता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग ऑफ सॉइल कराता है भाई। और लूजनिंग ऑफ सॉइल का क्या फायदा है, कि फिर सॉइल की जो फर्टिलिटी है बढ़ जाती है, क्योंकि सॉइल का एरिएशन बहुत जरूरी है। जैसे आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, आपको क्या चाहिए, एयर चाहिए, आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए, आपको क्या चाहिए, मिनरल चाहिए। वैसे ही प्लांट को भी ये सारी चीजें चाहिए सॉइल में। अगर सॉइल प्रॉपरली एरिएटेड नहीं है तो ये समझिए आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाती है कम। प्रोडक्टिविटी फिर कम हो जाती है मित्रों। ठीक है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है लीचिंग। लीचिंग, लीचिंग। बेटा ये जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जैसे अब ये फ्रेगमेंटेशन हुआ एकदम,
आसान भाषा में समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा बेटा, समझने की कोशिश करेंगे तभी आपका कल्याण होगा। आप कहेंगे कि दीज आर वाटर सॉल्युबल चीजें, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन फ्रेगमेंटेड, प्रेजेंट इन फ्रेगमेंटेड एंड, फ्रेगमेंटेशन हुआ, थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन हुआ, फ्रेगमेंटेड एंड डिकम्पोज्ड डेट्राइटस। ठीक है, वाटर सॉल्युबल चीजें जो उस फ्रेगमेंटेड और या फिर डिकम्पोज्ड डेट्राइटस में प्रेजेंट थी। नाउ अच्छा, ये क्या क्या हो सकती हैं, ये क्या क्या हो सकती है भाई? तो ये कोई इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हो सकता है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हो सकता है, और या फिर शुगर वगैरह हो सकता है। वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। नाउ दे गो डाउन टू द सॉइल, go down to the soil, to the soil by percolating water, by percolating water and and get precipitated, get precipitated as unavailable salt। और ये किस चीज के लिए अब अनअवेलेबल है भाई? डिकम्पोजिशन के लिए अनअवेलेबल है। सॉइल के अंदर ऐसे रिश्ते रिश्ते, जैसे मान लीजिए ऐसे सॉइल प्रेजेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लेते हैं कि ये कैसे सॉइल प्रेजेंट है भाई, सॉइल प्रेजेंट है ऐसे। तो जब ये वाटर जो है ऐसे नीचे जाएगा तो ये वाटर के साथ साथ ये भी ऐसे नीचे चले जाएंगे, धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते ऐसे नीचे चले जाएंगे भाई। ये आपका नीचे। तो पहले आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे खंडों में, थोड़े थोड़े टुकड़ों में डिवाइड किया ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आगे कैटाबोलिज्म के टाइम पर जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम है बढ़िया से वहां पे काम कर पाएंगे। ये जो डिकम्पोज्ड और फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस है, इसमें जो वाटर सॉल्युबल चीजें हैं, कोई इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हो सकता है, शुगर हो सकता है, ये वाटर के साथ, पानी के साथ धीरे धीरे, हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, ये कहाँ चले जाते हैं बेटा? जमीन के अंदर चले जाते हैं और अनअवेलेबल सॉल्ट के रूप में वहां प्रेजेंट रहते हैं। लीचिंग के बाद है अगला स्टेप केटाबोलिज्म, केटाबोलिज्म, केटाबोलिज्म है भाई। और केटाबोलिज्म के दौरान क्या हो रहा है बताइएगा जरा मुझे, कि जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया और फंजाई है, ऐसे कह सकते हम लोग, सेप्रोफाइट, क्या, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, अभी वो क्या करेंगे? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये क्या करेगा बताइएगा जरा मुझे, ये क्या करेगा? ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में, ये जो बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, इसको क्या करेगा बताइएगा जरा मुझे? इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ देगा, तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा? एक तो यहाँ से बनेगा ह्यूमस और दूसरा बनेंगे मिनरल, यानी मिनरलाइजेशन। ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि अल्टीमेटली कैटाबोलिज्म के बाद ह्यूमिफिकेशन होगा और मिनरलाइजेशन होगा। यहाँ पर एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है बेटा, आपको लग रहा होगा कि ये चीजें अलग अलग चल रही हैं, आपको क्या लग रहा होगा कि ये सारे प्रोसेस, डेट फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म ये अलग अलग चल रहा होगा। लेकिन मेरे काबिल साथियों, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी ने भी आपको ये बताने की कोशिश की है, एनसीईआरटी ने भी आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये जो प्रोसेसेस आप पढ़ रहे हैं,
ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, थोड़ा सा आपका ध्यान जाए इसलिए मैं इस पे पॉइंट लिख रहा हूँ कि ऑल द स्टेप ऑफ all the steps of decomposition all the steps of decomposition क्या क्या हो जाएगा, जिसमें आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, जिसमें आ जाएगा लीचिंग, जिसमें आ जाएगा कैटाबोलिज्म, ऑपरेट साइमल्टेनियसली, ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइटस। उस डेट्राइटस पे ये सब समान रूप से चल रहे होते हैं भाई, एक समान रूप से चल रहे होते हैं। और अल्टीमेट जो गोल है वो तो आपको पता ही है कि हमें क्या कराना है, ह्यूमिफिकेशन कराना है ना। अल्टीमेट गोल तो आपने को पता ही कि अपने को क्या करना है भाई, ह्यूमिफिकेशन कराना है, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस बनेगा, वहां से भी मिनरलाइजेशन होंगे। तो जब ये सब काम हो जाएंगे तो एक तो क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये आप देख ही रहे हैं। मिनरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि मिनरल रिलीज, मिनरल रिलीज, ये दोनों काम कहाँ पर होंगे, सॉइल के अंदर होंगे। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको पढ़ा देते हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, ये क्या हो जाएगा, इसमें बनेगा ह्यूमस, ह्यूमस बनेगा, ह्यूमस बनेगा भाई, लिख देता हूँ ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन। और ये जो ह्यूमस है इसके बारे में कि ये थोड़ा सा गहरे रंग का होता है, इट इज डार्क कलर्ड। आप कहेंगे पार्शियली डिकम्पोज्ड, ये जो है ना फुली डिकम्पोज्ड नहीं होता है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। आप कहेंगे इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। और ये क्या है ना, एमॉर्फस, ये भी याद रखिएगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है ना, एमॉर्फस मटेरियल है, एमॉर्फस सॉलिड है, माइक्रोबियल एक्शन के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है भाई, ठीक है। ये स्लाइटली एसिडिक भी है, स्लाइटली एसिडिक भी है भाई, ठीक है ना। और कोलॉइडल होता है भाई, एमॉर्फस है मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मतलब समहाउ कोलाइडल है ये, थोड़ा या ज्यादा डिकम्पोज्ड है, पार्शियली डिकम्पोज्ड है, बाकी ये कुल मिलाकर फुली डिकम्पोज्ड नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है ये माइक्रोबियल एक्शन के लिए, देयर आर वेरी फ्यू माइक्रोब्स व्हिच कैन डिकम्पोज इट। आप कहेंगे इसका जो डिकम्पोजिशन है बहुत स्लो रेट के साथ होता है, वेरी वेरी स्लो, है ना, एक्सट्रीमली स्लो डिकम्पोजिशन, इसका जो डिकम्पोजिशन है, स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इसके डिकम्पोजिशन का जो रेट है बच्चों बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। और यहाँ पर क्या है भाई, मिनरल वगैरह इकट्ठे रहते हैं इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट रिजर्वायर होता है ये, उनका भंडार गृह होता है एक तरीके से। और फिर अगला स्टेप है, आखिरी स्टेप आप कह सकते हैं, मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, अल्टीमेटली यही गोल है, फाइनली क्या है भाई, मिनरल रिलीज, फाइनली क्या होना है बेटा, मिनरल रिलीज, वो जो ऑर्गेनिक मैटर है
वहां से मिनरल रिलीज होने ही चाहिए। ठीक है, फाइनली जो है मिनरल रिलीज होने ही चाहिए। और इस प्रकार आपका ये पूरा होता है डिकम्पोजिशन का पूरा काम। इस प्रकार डिकम्पोजिशन का ये पूरा काम हो पाता है। ठीक है ना। चलिए, यहीं पर बच्चों अब मैं आपको बता देता हूं कि डिकम्पोजिशन कब स्लो होगा कब फास्ट होगा। ठीक है ना। डिकम्पोजिशन जो है, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि स्लो रेट के साथ होगा, और ऐसी कौन सी कंडीशन है कि वो कंपैरेटिवली एक फास्टर रेट के साथ होगा। ठीक है, कब स्लो होगा और कब फास्ट होगा, ये मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा जैसे अगर आप बात करें, ठीक है ना, अगर क्या है एरोबिक है कंडीशन, एरोबिक, तो फास्टर रेट के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एनारोबिक है, वहां पर एयर नहीं है सॉइल में या डेट्राइटस के आसपास, तो आप देखेंगे कि डिकम्पोजिशन जो है एक स्लो रेट के साथ होगा। ठीक है, अगर हॉट और ह्यूमिड है इन्वायरमेंट, हॉट एंड ह्यूमिड, तो आप देखेंगे कि ये जो है डिकम्पोजिशन फास्टर रेट के साथ होगा, फास्टर रेट के साथ। लेकिन अगर आप देखें कि वो हॉट भी नहीं और ह्यूमिड भी नहीं है, कोल्ड एंड ड्राई है, कोल्ड एंड ड्राई, तो फिर ऐसी कंडीशन में डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो रेट के साथ होगा, स्लो रेट के साथ। ठीक है भाई, स्लो रेट के साथ होगा। अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, यूजुअली 25-30 के आसपास रहता है, बढ़िया रहता है मामला। ठीक है ना। अगर लिग्निन काइटिन ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है बेटा, फिनॉल वगैरह प्रेजेंट है, सेलुलोज प्रेजेंट है, तो ये बहुत स्लो रेट के साथ होता है ना। मैं आपको बताऊं कि ये जो डेट्राइटस है, डेट्राइटस, ठीक है, डेट्राइटस जो है, इफ दिस डेट्राइटस इज रिच इन, detritus is rich in detritus is rich in lignin, chitin, etc., lignin and chitin। अगर ये सारी चीजें ज्यादा हैं तो स्लो रेट के साथ होगा। लेकिन अगर डेट्राइटस में नाइट्रोजन के कंपाउंड है, वाटर सॉल्युबल चीजें हैं, अगर हम लोग ऐसा कहें कि डेट्राइटस इज रिच इन, detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugar, like sugars, अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो डिकम्पोजिशन है इट विल अकर विथ अ वेरी 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 फास्टर रेट। फिर भाई साहब ये बहुत फास्टर रेट के साथ होगा, फिर जो है ये बहुत फास्टर रेट के साथ होगा। तो ये बेटा हमने कंप्लीट किया क्या, यहाँ पर अपना डिकम्पोजिशन वाला जो पार्ट, ठीक है ना, ये सारी चीजें। आइए मैं अगली चीज आपको पढ़ाता हूँ। कहने को तो ये आखिरी हेडिंग है चैप्टर की, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कंप्लीट करते हैं बेटा इसको। एनर्जी फ्लो। ठीक है भाई, एनर्जी फ्लो पढ़ने जा रहे हैं अपन। ठीक है, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। आप देखेंगे कि किस तरीके से भी कहेंगे सर ट्रॉफिक लेवल के, अभी अभी सब समझाता हूँ। सन है, कुछ हीट रिलीज हुई, कुछ प्लांट ने ली, प्लांट से भी क्या हुआ, उसको किसी ने कुछ खाया, ठीक है, या हो सकता है मर जाए तो सॉइल में चला जाए। तो इस तरीके से हर ट्रॉफिक लेवल पे कुछ ना कुछ लॉस भी हो रहा है और अगले ट्रॉफिक लेवल को भी जा रहा है। यानी ये बात समझ में आ गई कि एनर्जी कहीं पर भी रुकने वाली नहीं है,
एक ट्रॉफिक लेवल से, है ना, एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक चली जाएगी। आप कहेंगे इट इज मूवमेंट या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी in an ecosystem, transfer of energy in an ecosystem through a series of organism, through a series of organism। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल, ये जो है एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। आप कहेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोथर्मल वेंट्स, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स या हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, sun is the only source of energy, sun is the only source of energy, sun is the only source of energy for all ecosystem on earth, for all ecosystem on earth। ठीक है भाई, अर्थ में जो भी इकोसिस्टम है उन सब के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। अगर हम बात करें जो गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, उनको छोड़कर। देखिए क्या चक्कर है, जैसे अगर आप बात करें सन की, तो जो टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन मतलब सूरज से जो टोटल, सन से जो टोटल सन रेज आ रही है, जो रेडिएशन आ रहा है, लेस देन 50%, वो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको आप क्या कहते हैं, PAR, लेस देन 50% फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पार्ट, वो कितना होता है, लेस देन 50%। क्लियर। और भाई जी मोर देन मोर देन 50%, मोर देन 50% जो पार्ट है उसका क्या हो रहा है बताओ, एब्जॉर्ब्ड बाई गैसेज एंड वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, रिफ्लेक्टेड बाई क्लाउड्स, स्कैटर्ड बाई डस्ट, ये सब होता है। मोर देन 50% पार्ट का तो ये होता है बेटा। और ये जो लेस देन 50% है, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, ये जो PAR है। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा PAR यूज कर लिया जाता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है प्लांट, कैप्चर्ड इन फोटोसिंथेसिस, कैप्चर्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो है 1 to 5%। किसका, TISR का। 2 to 10% ऑफ PAR और 1 to 5% ऑफ TISR।
टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, उसका 1 से 5% या फिर PAR का 2 से 10%, ये हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, लॉस अगर आप देखें तो कितना हो रहा है फिर, अगर TISR के हिसाब से देखें तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। TISR का कितना लॉस हो रहा है यहाँ पर, आप कहेंगे 45 to 49%। क्यों भाई? क्योंकि 50% के आसपास है PAR, फोटोसिंथेसिस के लायक यूज हो रहा है कितना, 1 से 5% TISR का, यानी कि 45 to 49% लॉस है। केवल 1 से 5% ही हम GPP के रूप में यूज कर पा रहे हैं। कैप्चर्ड इन फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, GPP हो जाएगा भाई। और फिर प्लांट के रेस्पिरेटरी लॉस हटा दो तो NPP तो और कम आएगा, अपने को नहीं करनी उसकी बात, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात होगी भाई सोर्स ऑफ एनर्जी की। याद रखेंगे आप कि एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट का जो फ्लो है वो साइक्लिक प्रोसेस है। न्यूट्रिएंट का जो फ्लो है बेटा वो कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन अगर आप एनर्जी फ्लो की बात करें, एनर्जी का जो फ्लो है, एनर्जी फ्लो वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। और हमेशा किधर से किधर जाएगा, ये जो जब यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस हो रहा होगा तो किधर से किधर जाएगा बताइएगा जरा मुझे। सन से प्रोड्यूसर, यानी कि जो सोलर रेडिएशन आया है उसको कैप्चर करेगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से किधर जाएगा, जो प्रोड्यूसर को खाता है, और प्रोड्यूसर को जो खाता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर। हर्बीवोर से ये कहाँ जाएगा, कार्निवोर। सही है ना। सन, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, और हर्बीवोर से कार्निवोर। सन, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, और हर्बीवोर से कार्निवोर। ऐसे होता है भाई ये काम। आगे बात समझ में, कोई इसको यूज नहीं करता, जितना उनका काम है उसके बाद उसको वो अगले ट्रैफिक लेवल को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना। और अगर आप, और यही वजह भी है कि एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए होती है इकोसिस्टम को। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका इकोसिस्टम जो है फंक्शनल बना रहे, आपका इकोसिस्टम बना रहे, है ना, इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनल बना रहे, रिमेन फंक्शनल, रिमेन फंक्शनल, तो आप कहेंगे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज नीडेड। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी की एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई जो है रिक्वायर्ड है वहां पर। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, डू ऑलवेज रिमेंबर इट बेटा। चलिए, और आपने ना फिजिक्स में पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो तो खैर आपने उधर भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी। तो आप कहेंगे कि इकोसिस्टम फॉलोज, इकोसिस्टम फॉलोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। याद रखिए, उधर डिटेल में पढ़ाया गया होगा, तो मैं ज्यादा समय यहाँ पर आपका नहीं ले रहा हूँ। ठीक है ना, ज्यादा समय यहाँ पर मैं आपका नहीं ले रहा हूँ, याद रखिएगा बच्चों। अब अगली चीज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ
ठीक है ना, वो क्या है, फूड चेन और फूड वेब है बेटा, फूड चेन और फूड वेब। ठीक है, पहले यहाँ पर मैं आपको पढ़ा देता हूँ फूड चेन और उसके टाइप्स, है ना। फूड, पहले फूड चेन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको फूड वेब पढ़ाऊंगा, और फिर ये ट्रॉफिक लेबर, और फिर मैं आपको टाइप ऑफ फूड चेन पढ़ा दूंगा। आइए बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या होता है भाई, ये फूड चेन बताइए जरा। ये जो फूड चेन है ये होता क्या है? आप कहेंगे ये क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वह क्रम, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म which involves फूड और एनर्जी ट्रांसफर। भाई उनको कौन खाएगा और वो क्या खाना चाहते हैं, ठीक है ना, वो क्या खाना चाहते हैं और उनको कौन खाएगा, उसको क्या कह दिया जाएगा बताइएगा जरा, फूड चेन। उसका जो एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को, सीरीज को हम लोग क्या कह देंगे, फूड चेन कह देंगे। और फूड चेन में जो हर स्टेप है बेटा, ईच स्टेप, दैट इज पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन में हर स्टेप यानी कि पोजीशन है जो ऑर्गेनिज्म की, उसको क्या कह दिया जाएगा फिर भाई, ट्रॉफिक लेवल कह दिया जाएगा, ट्रॉफिक लेवल। यानी कौन किसको खा रहा है और उसको कौन खाएगा, इसका एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, जिसे फूड चेन कहा जाता है, जिसे फूड चेन कहा जाता है। और उसमें जो हर स्टेप है, जो हर एक लेवल है, जो क्या है बेटा, हर एक स्टेप है, जो हर एक लेवल है, उसे फिर हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं ट्रॉफिक लेवल, उससे हम लोग बेटा ट्रॉफिक लेवल कह देते हैं। एक और टर्म होता है फूड वेब, फूड वेब। जैसे अगर आप फूड चेन देखें, फूड चेन देखें अगर आप, तो अगर आप चाहें तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन एक देख लीजिए। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में क्या मिलेगा आपको, बताओ भाई। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में आपको क्या मिलेगा, कि भाई घास है, उस घास को क्या है, ग्रासहोपर खा रहा है, उस ग्रासहोपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, स्नेक को खा रहा है ईगल, ईगल। अगर इनको हम ट्रॉफिक लेवल से दर्शाएं तो ये हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल 1, ये ट्रॉफिक लेवल 2, ये ट्रॉफिक लेवल 3, ये ट्रॉफिक लेवल 4 और ये ट्रॉफिक लेवल 5। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या, किसमें, इनकी भी थोड़ा सा भी बात करेंगे, इनके भी थोड़ा सा बात करेंगे। आप चाहें तो ऐसे ही एक एक्वेटिक फूड चेन भी ले सकते हैं, आप अगर चाहें तो ऐसे ही एक एक्वेटिक फूड चेन भी ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खा रहा है स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खा रही है लार्ज फिश, लार्ज फिश। तो ये क्या हो गया भाई, T1, ये क्या हो गया T2, ये क्या हो गया T3, ये क्या हो गया T4। इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है भाई। अभी मैं आपको ये पढ़ाऊं कि क्या, पहले मैं फूड वेब पढ़ा देता हूँ, फिर ये मैं T1 T2 पढ़ाता हूँ आपको। अभी 2 मिनट रुक जाइए बस। फूड वेब, अब देखो, ऐसे पढ़ने के लिए तो हम लोग फूड चेन पढ़ते हैं,
लेकिन लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड चेन है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आप कहेंगे नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। ये जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं इनका जो पूरा एक नेटवर्क है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। और आप ये समझिए कि जितना ज्यादा आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो इकोसिस्टम उतना स्टेबल कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर फीडिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, ऐसे कह देंगे हम लोग कि स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि फूड चेन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, फूड चेन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, फूड चेन जो है जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, आप वहां पर देखेंगे कि वो जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, डाइवर्स होगा। डाइवर्स होगा यानी कि उतने ज्यादा फीडिंग ऑप्शन होंगे। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2 की, है ना, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ये सारी चीजें। ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो आएगा ट्रॉफिक लेवल 1 में। किस में आएगा भाई, ट्रॉफिक लेवल 1 में आएगा। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, हम इनको कहते हैं कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर। हम इन्हीं को क्या कह देते हैं, कन्वर्टर कह देते हैं या ट्रांसड्यूसर कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोलर एनर्जी से क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है ना, सोलर एनर्जी से क्या बना रहे हैं, केमिकल एनर्जी। इसीलिए इनको क्या कह दिया जाता है, कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर। पहला ट्रॉफिक लेवल है, पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर होते हैं ये, फाइटोप्लैंक्टन है, ग्रास है, ट्री है, ये सब आ जाएगा। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जो आते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में, है ना, ये क्या हो गया T1, ये क्या हो गया T2, ये क्या हो गया T3, ये क्या हो गया T4, कहीं कहीं पर T5 भी पॉसिबल होता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि भाई T5 भी पॉसिबल होता है। ये जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है आपका, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर आते हैं, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जिसमें आते हैं। तो क्या क्या है, जैसे जू प्लैंक्टन है, ग्रास होपर है, काऊ है, ये सब आ जाएंगे। और इनको कहा जाता है, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, इनको कहा जाता है की इंडस्ट्री एनिमल, की इंडस्ट्री एनिमल। क्यों कहते हैं भाई इनको की इंडस्ट्री एनिमल? क्योंकि ये प्लांट बायोमास को एनिमल बायोमास में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, प्लांट बायोमास को एनिमल बायोमास में कन्वर्ट करते हैं। फिर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा। ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, आप इन्हीं को कह सकते हैं कि दीज आर प्राइमरी कार्निवोर, दीज आर प्राइमरी कार्निवोर। ट्रॉफिक लेवल 3 में आ जाएंगे, जैसे बर्ड्स, फिशेज, वुल्फ। और फिर जो टर्सरी कंज्यूमर है T4, टर्सरी कंज्यूमर को आप क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर कह सकते हैं, या कभी कभी आप इन्हीं को टॉप कार्निवोर कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने इन्हीं को कहा है टॉप कार्निवोर। मैन है, लायन है, पैंथर है, इवन पिकॉक है। ठीक है ना, टॉप कार्निवोर में ही आएगा आपका पिकॉक। ठीक है ना, पिकॉक जो है, पिकॉक वो टॉप कार्निवोर में आएगा। इट माइट बी पॉसिबल कि वो T5 हो, T5 है कि नहीं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वो क्या आएगा भाई, वो आएगा टॉप कार्निवोर में। या इधर आप फैल्कन ले सकते हैं,
फैल्कन हो गया, पैंथरा वगैरह हो गया, ये सब। एक चीज समझिएगा, टॉप कार्निवोर वो होते हैं जिन्हें कोई कंज्यूम नहीं करता। ये कंज्यूम करते हैं लोगों को, इन्हें कोई कंज्यूम नहीं करता भाई। इधर अगर आप देखें, जो आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था, उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल लिखे ही हैं कि फाइटोप्लैंक्टन है, ग्रास है, ट्री है। बाकी जो एल्गी हैं वो भी यहीं पर आएंगे भाई। एल्गी जो है ना वो यहीं पर आएंगे, याद रखिएगा आप। फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, ये सब यहीं पर आएंगे। बाकी जू प्लैंक्टन, ग्रास ऊपर, काउ, ये सब आ जाएंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में। और ये जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ऑर्डर होता है कंज्यूमर का, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं आप। हिरन हिरन भी इसी में आ जाएंगे, टैडपोल, मोलस्क, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, चलिए भाई। ये पढ़ने के बाद यहीं पर अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फूड चेन। ठीक है ना, टाइप टाइप ऑफ फूड चेन। मेनली मैं आपको दो तरीके का फूड चेन पढ़ाऊंगा। पढ़ाने को कहीं कहीं पर आपको पैरासिटिक फूड चेन या ऑक्सिलरी फूड चेन भी मिल जाता है, लेकिन अपन मेनली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन बेटा, और क्या, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन, इसी को क्या कह देंगे, जीएफसी। और दूसरा है बच्चों डेट्राइटस फूड चेन। दूसरा क्या है भाई, डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी। आइए पढ़ते हैं भाई। ये जो है ग्रेजिंग फूड चेन, दिस ग्रेजिंग फूड चेन इज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन प्रिडेशन, है ना। बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन प्रिडेशन और ग्रेजिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर। ठीक है, लेकिन ये जो डेट्राइटस फूड चेन है, या पहले इसी को पूरा कर लेते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन को। बेस्ड ऑन प्रिडेशन और ग्रेजिंग स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर। और ये ऐसे ही चलेगा भाई कि ट्रॉफिक लेवल 1 उसको कंज्यूम करेगा, ट्रॉफिक लेवल 2 उसको कंज्यूम करेगा, ट्रॉफिक लेवल 3 और उसको कंज्यूम कर लेगा ट्रॉफिक लेवल 4। एक और बढ़िया सुंदर पॉइंट होता है कि जीएफसी इज द मेजर conduit, GFC is the major conduit for a major conduit of energy flow in aquatic ecosystem, in aquatic ecosystem। ठीक है, ये पॉइंट अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा डीएफसी पढ़ाने के बाद, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये जो है इट बिगेन्स विथ डेट्राइटस, ये शुरू होती है भाई डेट्राइटस के साथ, डेट्राइटस के साथ भाई। जैसे अगर हम लोग कहें कि डेट्राइटस, डेट्राइटस से शुरू हुई, उसके बाद अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के बाद सपैरो और फिर फाल्कन। ये ऐसा पॉइंट ये है कि अगर आप बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम a much larger fraction of a much larger fraction of energy flow
फ्लो occurs through DFC then GFC। क्यों होता है ऐसा? बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ऐसे समझो, एक्वेटिक फूड चेन में जो एल्गी है या जो क्या है सबमर्ज्ड या एक्वेटिक प्लांट है, वह है ट्रॉफिक लेवल 1 पे। ट्रॉफिक लेवल 1 पे क्या एल्गी है या फिर जो एक्वेटिक प्लांट है वो है, और उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या कर लिया जाता है भाई, कंज्यूम कर लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। कंज्यूमेबल है वो। यही वजह है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी जो है वो मेजर क्वांटिटी है, मेजर सोर्स है एनर्जी फ्लो का। लेकिन अगर आप बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, आप देखो मोस्ट ऑफ द प्लांट भाई, आलू की सारी चीजें आप नहीं खाते, आलू के अलावा बाकी सब सड़ता है। आम का पेड़ सोचो भाई, आम का पेड़ सोचो, इतना बड़ा प्लांट है, आपने क्या किया, फल खा लिया। आम की जनरली पत्तियां भी जानवरों को नहीं खिलाते, कोई थोड़ा बहुत बकरी बकरी खा ले तो अलग बात है। मैक्सिमम पार्ट क्या बन रहा है बताओ, आम की लकड़ी मैक्सिमम पार्ट क्या बन रहा है, डेट्राइटस। बबूल मैक्सिमम पार्ट क्या बन रहा है, डेट्राइटस। अमरूद मैक्सिमम पार्ट क्या बन रहा है, डेट्राइटस। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या है कि मैक्सिमम जो पार्ट है वो कंज्यूमेबल है नहीं। आप देखो वुड है, उसको तो जानवर भी नहीं खाते, अंदर की जो लकड़ी उसको तो जानवर भी नहीं खा रहे। तो वो जो एक मेजर पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेट्राइटस में कन्वर्ट हो रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डीएफसी इज द मेजर कंडक्टर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको पढ़ाएंगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है ना, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्लियर? जिससे अगर आप बात करें कि एक ट्रॉफिक लेवल है और वहां से अगले ट्रॉफिक लेवल तक भाई एनर्जी जानी, 10% लॉ ऑफ 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मरने से पहले लिंडमैन ने बहुत सारी जरूरी बातें बताई, और मैं आपको बताऊं लिंडमैन 41 साल की उम्र में मर भी गया था। लिंडमैन जो है वो 41 साल की उम्र में मर गया था भाई। सोचो क्या होशियार आदमी था ये लिंडमैन। वो क्या कह रहे हैं कि एक एनर्जी, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे केवल 10% एनर्जी ही जाएगी। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल केवल और केवल 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी। जैसे मान लीजिए कि प्रोड्यूसर है, या ऐसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रॉफिक लेवल 1 2, एक और फूड चेन बनाते हैं, T1 T2 T3, एक और बनाते हैं T1 T2 T3 T4, एक और बनाते हैं T5 तक लेके चलते हैं, T1 T2 T3 T4 T5। अब सुनो जरा ध्यान से, 1000 जूल एनर्जी थी या 1000 किलो कैलोरी था भाई। T2 के पास कितना पहुंचा, 10% यानी कि 100। T1 पे हमने 1000 लिया, T2 के पास 100 पहुंचा, T3 के पास पहुंचा 10। T1 पे हमने 1000 KCL लेके काम शुरू किया था, इसके पास 100,
इसके पास 10, इसके पास 1। यहाँ पे देखो भाई, 1000, 100, 10, 1, 0.1। समझो भाई चक्कर, 0.1 भाई, 0.1। तो अब इतना देख के आप मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला जो फूड चेन है वो बढ़िया होगा, स्मॉलर फूड चेन या लार्जर फूड चेन? तो आप कहेंगे स्मॉलर फूड चेन्स आर बेटर देन लार्जर फूड चेन्स। Smaller food chains are better than larger food chains। लार्जर फूड चेन के कंपैरेटिवली जो स्मॉलर फूड चेन है वो बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि जितने कम ट्रॉफिक लेवल होंगे, लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक उतना अधिक एनर्जी जाएगा। और ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है ना, ऐसा इसलिए होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि रेस्पिरेटरी लॉस बढ़ता जाता है। जैसे अगर आप आर की बात करें, आर आर तो प्रोड्यूसर लेवल पे जो आर की वैल्यू है ना, वो लगभग लगभग 20% होती है, 20%। अगर आप उसके बाद कंज्यूमर देखते हैं तो वहां पर वो लगभग होती है 30% के आसपास, 30% के आसपास, 30% के आसपास। और अगर आप टॉप कॉर्निवोर देखते हैं भाई, अगर आप टॉप कॉर्निवोर देखते हैं तो वो होता है लगभग लगभग 60%। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज होती चली जाएगी, और उसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो केवल क्या करेगा, एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल को ही सपोर्ट कर पाएगा। दैट्स वाई ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी वजह से इकोसिस्टम कैन सपोर्ट ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल्स। क्योंकि भैया बाद के ट्रैफिक लेवल पे तो एनर्जी ही नहीं पहुंच रही, बाद के ट्रैफिक लेवल पे तो फिर एनर्जी ही नहीं पहुंच रही। तो इस वजह से ऐसा होगा बेटा, कि चूंकि 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, रेस्पिरेटरी लॉस बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो इकोसिस्टम है वो बहुत कम नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल को, 2, 3, 4, कहीं कहीं पर 5 उसको सपोर्ट कर पाता है। अदरवाइज वो बहुत जल्दी जो है नहीं कर पाता है। ठीक है जी, चलिए आगे सुनिए। एक छोटा सा टर्म है यहाँ पर, मैं आपको वो भी डिस्कस कर लूँ आपके साथ। स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है ना। किसी भी इकोसिस्टम में, इन एनी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम, इट इज amount of living matter amount of living matter present in different trophic level, present in different trophic level at a given time। और यूजुअली जो है इसको आप कैसे करेंगे, ये एक्सप्रेस्ड इन बायोमास। आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई, बायोमास। और जब आप इसको बायोमास में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या ज्यादा एक्यूरेट रहेगा बताओ मुझे जरा, ड्राई वेट या फ्रेश वेट? तुम्हें मालूम है
कि जो ड्राई वेट है वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। ठीक है भाई। तो बायोमास, ठीक है, ड्राई वेट या फिर नंबर इन एरिया, उस एरिया में जो नंबर प्रेजेंट है। अब ये नंबर वाली बात एनसीईआरटी ने लिखी जरूर है, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है बायोटिक पोटेंशियल को। फिर भी एनसीईआरटी ने लिखा है तो याद रखें। ठीक है ना। अब एनसीईआरटी के बारे में कुछ बोलो तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मास्टर अपना ज्ञान बघाड़ने के चक्कर में बिना मतलब के एनसीईआरटी को क्रिटिसाइज करते हैं। या तो पूरी डिटेल दो बच्चे को, वो इनसे होना नहीं है। खैर कोई बात नहीं। आई बेटा हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फाइनली आज का आखिरी टॉपिक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड, इनको ना एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। क्योंकि इसके बारे में बताया था चार्ल्स एल्टन ने। क्योंकि इसके बारे में किसने बताया था? चार्ल्स एल्टन ने बनाया था भाई, चार्ल्स एल्टन। ठीक है ना। चार्ल्स एल्टन ने बताया था इनके बारे में। तो इसीलिए इनको क्या कह दिया जाता है? एल्टोनियन पिरामिड। जब भी कभी आप पिरामिड बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी आप पिरामिड बनाते हैं तो पिरामिड के बेस में होता है T1, और पिरामिड के टॉप पे होता है टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर, या जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है। पिरामिड आप किस किस पैरामीटर को लेके बना रहे हैं बताइएगा जरा मुझे। तो पिरामिड आप बनाते हैं भाई साहब, या ऐसे समझ लीजिए कि पिरामिड जब आप बनाते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। या पिरामिड आप बनाते हैं किसका? नंबर का। पिरामिड आप बनाते हैं बायोमास का। पिरामिड आप बनाते हैं एनर्जी का। एनर्जी का पिरामिड बनाते हैं भाई। अब जब आप पिरामिड बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप पिरामिड ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पिरामिड तीन तरीके का हो सकता है। ये जो पिरामिड है ये हो सकता है तीन तरीके का। एक होता है, ध्यान से समझिएगा, एक होता है अपराइट पिरामिड। एक क्या होता है? अपराइट पिरामिड। दूसरा होता है इनवर्टेड पिरामिड। और तीसरा होता है बच्चों इर्रेगुलर, या आप उसको कह सकते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप पिरामिड। स्पिंडल शेप पिरामिड भाई जी। ठीक है ना। आप देखिएगा, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए भाई, अगर ऐसा हो जाए कि जो बेस है, बेस वो कैसा है? ब्रॉड है। और टॉप कैसा है? नैरो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये ऐसा भाई। तो ये है अपराइट पिरामिड। इन्वर्टेड में क्या है? बेस हो जाता है नैरो, और टॉप हो जाता है ब्रॉड। अच्छा ये तो याद ही रखना, यहाँ पे T1 आएगा, ये T2, ये T3 और ये T4। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4। ये जो इरेगुलर या स्पिंडल शेप पिरामिड होते हैं, ये कुछ ऐसे हो जाते हैं भाई।
जैसे मान लीजिए ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। तो इसको जब भी आप देखेंगे ये कैसा लगेगा, फिर स्पिंडल शेप पिरामिड लगेगा भाई। आइए बात करते हैं एक एक पैरामीटर को लेके जो बात की गई। जैसे अगर आप बात करें पिरामिड ऑफ नंबर की, पहला हमने पढ़ना है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर ये अपराइट होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक है ना। या आप कहेंगे कि मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम में बेटा आपको ये ऐसा ही देखने को मिलेगा। सीधे सीधे आप कह लीजिए कि मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में कैसा है, अपराइट है। बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। पिरामिड ऑफ एनर्जी की ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट। और फिर बात करते हैं बेटा यहां पर पिरामिड ऑफ बायोमास की। तो बायोमास का जो पिरामिड है टेरेस्ट्रियल में अगर आप बात करें तो वो कैसा है, अपराइट। और एक्वाटिक में अगर आप बात करें तो वो कैसा है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है भाई। ये बड़े सारे जो है आपको यहाँ पर पढ़ाए भी गए हैं। जैसे आप अगर देखें तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है भाई। ये क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आप देख रहे हैं T1 पे क्या है भाई, 10,000 जूल है। T2 पे है 1,000 जूल, T3 पर 100 जूल और T4 पर कितना है, 10 जूल है भाई, 10 जूल। ठीक है ना। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखें ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है, तो भाई ये T1 पे लगभग लगभग 60 लाख, 58,42,000। T2 पे 7,08,000। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें 3,54,000। और फिर ये बेटा T4 पे 3। तो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है मामला, कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर प्रेजेंट है लगभग लगभग 58,42,000 T1, तो वो केवल 3 T4 को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ये ड्राई वेट का इधर पिरामिड है भाई। अगर आप देखें तो ये कितना है, T1 पे अगर आप देखें भाई जी 809 ड्राई वेट है इसका पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम। 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। T3 पे 11 और T4 पे 11.5। ये अगर आप देखें यहाँ पर तो 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब प्रोड्यूसर का T1 पे है और T2 पे है बेटा 21 kg पर मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है, यूजुअली ये इन्वर्टेड क्यों हो रहे हैं। जो जू प्लैंकटन है उसका जो बायोमास है वो फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा क्यों है। देखिए बेटा ऐसा इसलिए होता है बायोमास जू प्लैंकटन का ज्यादा, क्योंकि जो जू प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन, एक जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंक्टन की कई सारी जनरेशन को फीड करता है। फाइटोप्लैंक्टन डिवाइड, एक तो छोटे हैं फाइटोप्लैंक्टन कंपैरेटिवली उनसे, लाइफ स्पेन भी कम है। फाइटोप्लैंक्टन डिवाइड हुए, उनको जू प्लैंक्टन ने खाया, फाइटोप्लैंक्टन खत्म, जू प्लैंक्टन अभी भी है। और फाइटोप्लैंक्टन डिवाइड हुए, जू प्लैंक्टन ने खाया, फाइटोप्लैंक्टन खत्म हुए, जू प्लैंक्टन अभी भी है। तो यही वजह है बेटा कि जो जू प्लैंक्टन है उसकी एक सिंगल जनरेशन फाइटोप्लैंक्टन की कई सारी जनरेशन को खाती है। ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अगर कुछ सवाल आपसे पूछ लिए जाए, जैसे मान लीजिए कि एक जो है
इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए यहाँ पर, क्वेश्चन ये है भाई कि हमारे पास क्या है, ट्री है, ट्री, उस पे हर्बीवोरस बर्ड है, और उस पे पैरासाइट है। तो इसका हमें क्या बनाना है, पिरामिड ऑफ नंबर बनाना है भाई, पिरामिड ऑफ नंबर। मैं चाहता हूँ पहले आप लोग बनाएं फिर मैं बनाता हूँ, तब तक मैं एक और सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पर। अगली बार क्या हम ले रहे हैं, ट्री, फिर ले रहे हैं हर्बीवोरस बर्ड, और फिर ले रहे हैं हम लोग हॉग। और इसका भी आपने क्या बनाना है, पिरामिड ऑफ नंबर बनाना है भाई। ठीक है, बनाइए आप लोग, बनाइए बनाइए, बनाओ भाई पिरामिड। हाँ भाई, बना लिए। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहला वाला जो है, क्या कह रहा है, ट्री, नंबर का पिरामिड है। मान लेते हैं कि एक ट्री है, उस पे क्या रह रही है, 200 चिड़िया रह रही हैं। ये भाई T1 है, ये T2 है, और ये T3 है। इधर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। और फिर पैरासाइट तो और ज्यादा। तो मान लेते हैं कि ऐसे 10,000 जो है पैरासाइट रह रहे हैं। तो ये कैसा आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा भाई इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड। पिरामिड और हम नंबर कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड। लेकिन ये जो दूसरा लिया मैंने यहाँ पर एग्जांपल, मतलब दूसरा जो फूड चेन बनाया है मैंने, दूसरा फूड चेन आप देख रहे हो, फिर से ऐसे बनाते हैं। एक तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, T1 है ना, ट्री, उस पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे। मान लेते हैं एक ट्री है, उस पे ऐसे क्या है, 200 ये चिड़िया है, 200 चिड़िया, हर्बीवोरस बर्ड। और फिर उस पे 10 क्या रह रहा है, मान लेते हैं हॉक रह रहा है। 10 क्या रह रहा है भाई, हॉक रह रहा है। T3 जो है वो कितना रह रहा है, 10। तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे स्पिंडल शेप पिरामिड, स्पिंडल शेप पिरामिड हो जाएगा भाई, राइट। तो एक तो ये जनरलाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि कौन सा पिरामिड कैसा होता है। बाकी नहीं समझ में, फूड चेन बना के देख लो, पता चल जाएगा। आइए, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जो लिमिटेशंस हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बात नंबर एक। आप कहेंगे इट डज नॉट टेक अकाउंट, डज नॉट टेक अकाउंट द सेम स्पीसी, द सेम स्पीसी belonging to belonging to two or more trophic levels। दूसरा, it assume it assumes a simple food chain, जबकि हम सब जानते हैं रियलिटी कुछ और है। हम सब जानते हैं भाई कि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में फूड चेन नहीं, फूड वेब एग्जिस्ट करता है। एंड डज नॉट एकोमोडेट
डज नॉट एकोमोडेट फूड वेब। और बात नंबर 3, सैप्रोफाइट माइक्रोब्स डिकम्पोजर डेट्रीवोर्स आर नॉट गिवन, इनको भी कोई जगह नहीं मिली भैया, आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये भाई 3 बातें थी कि एक तो कोई भी स्पीसीज जो एक साथ 2 जगह पे आ रही थी उनको कोई जगह दी नहीं गई, फूड चेन पर ये आधारित हैं, जबकि सही मायने में जो रियल एग्जिस्टेंस है वो फूड वेब का है, इन्होंने फूड वेब को शामिल नहीं किया। डेट्राइटस या सॉरी डेट्रीबोर, डिकम्पोजर, माइक्रोब जो हैं, सैप्रोफाइट, इनको कोई प्लेस नहीं दिया गया। बच्चों ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ इकोसिस्टम। हमने डिकम्पोजिशन के साथ शुरू किया, सारी चीज़ें पढ़ी, डिकम्पोजिशन के स्टेप पढ़े, ह्यूमस के बारे में पढ़ा, ठीक है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, एक एक करके सारी चीज़ें, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड। बच्चों चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका त्यौहार बहुत आनंददायक हो और आने वाले होली का जो पर्व है, जो त्यौहार है, वो आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लेक्चर को बेटा कंप्लीट करते हैं। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।